नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में। जब भी आप इकोनॉमी पढ़ते होंगे तो इसमें आपने काफ़ी बार इस टर्म का यूज़ सुना होगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट काफ़ी ज़रूरी टर्म है इकोनॉमी के संदर्भ में। इसमें मैं आपको सारी क्लैरिटी के साथ पढ़ाऊंगा कि क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट और क्या इसका सिग्निफिकेंस होता है। इसमें हम पढ़ेंगे कि डेफिनेशन क्या होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट की और कंपोनेंट्स क्या होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में, सिग्निफिकेंस क्या है और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्या थी जो 1991 में इंडिया को फेस करनी पड़ी थी। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है साकेत राज साहू और मेरा चैनल नॉलेज अनलिमिटेड स्टडी रिवाइज एंड स्कोर। तो डेफिनेशन में देखा जाए तो जैसा कि नाम से जाहिर होता है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है एक प्रकार का रिकॉर्ड है, एक स्टेटमेंट है जो कि किसी भी देश का सेंट्रल बैंक रखता है अपने पास। इन केस ऑफ इंडिया वो सेंट्रल बैंक है आरबीआई। तो वो अपने पास एक स्टेटमेंट्स यानी कि रिकॉर्ड रखता है मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स, यानी जितनी भी वित्तीय लेन देन होते हैं किसी भी देश के बीच दूसरे देश के साथ किसी भी गिवन टाइम पीरियड में, तो उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है। और उसके स्टैंडर्ड्स आईएमएफ के द्वारा दिए जाते हैं। आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और उसके द्वारा सुझाई गई स्टैंडर्ड मनी है बैलेंस ऑफ पेमेंट का रिकॉर्ड रखने के लिए, वो है यूएस डॉलर। और हमेशा बैलेंस ऑफ पेमेंट दुनिया का अगर हम काउंट करेंगे तो वो हमेशा जीरो ही आएगा, क्योंकि अगर किसी भी कंट्री के द्वारा किसी भी कंट्री से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जा रहा है देश में कहीं भी, तो एक कंट्री के पास अगर इंपोर्ट होता है तो वह दूसरे के लिए एक्सपोर्ट कहलाता है। यानी पैसा दुनिया में घूम रहा है, किसी के पास आ रहा है तो किसी के पास से जा रहा है, यानी वो पैसा उतने का उतना ही होता है। तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है वह यही है और हमेशा जीरो होता है दुनिया के लिए। इसके बारे में हम काफ़ी डिटेल में आगे पढ़ेंगे, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो जाएंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो कंपोनेंट्स होते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण, जो कि हैं करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि आखिर इन दोनों के क्या यूज़ होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में। तो इस ट्री डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें दो कंपोनेंट्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो करंट अकाउंट में विजिबल एंड इनविजिबल दो कंपोनेंट और आते हैं, और कैपिटल अकाउंट में इन्वेस्टमेंट, लोन एंड बैंक, ये सारी चीज़ें आती हैं। इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। करंट अकाउंट क्या होता है? करंट अकाउंट एक समरी है रिकॉर्ड्स की, किसी भी देश के द्वारा जो भी गुड्स और इनविजिबल आइटम्स के ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उनका रिकॉर्ड करंट अकाउंट में रखा जाता है। और आपको मैं डीप में बताऊंगा कि जो करंट अकाउंट होता है उसमें दो मेजर आइटम्स होते हैं, मर्चेंडाइज के एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। तो जो भी मर्चेंडाइज यानी जो भी व्यापार हमारे देश के द्वारा किया जा रहा है, कोई भी गुड्स का लेन देन, एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात और इंपोर्ट यानी कि आयात अगर किया जा रहा है तो उसे करंट अकाउंट में काउंट किया जाता है। तो जब भी हम कोई एक्सपोर्ट करते हैं यानी किसी चीज़ को बाहर बेचते हैं ले जाकर, तो उसे उसकी एंट्री क्रेडिट अकाउंट में की जाती है। और इंपोर्ट अगर करते हैं यानी कि मंगाते हैं कोई भी चीज़ बाहर से, तो उसमें डेबिट में एंट्री उसकी की जाती है। जैसा कि आपने अपने बैंक अकाउंट में देखा होगा, जब भी आप कोई पैसा खर्च करते हैं बैंक से तो वो डेबिट किया जाता है उसे, यानी खर्च होना, जो कि इंपोर्ट में हो रहा है हमारा पैसा खर्च। और एक्सपोर्ट में जब हमारे पास आ रहा है पैसा, यानी आपके बैंक अकाउंट में जब भी कोई पैसा कोई भेजता है तो उसे क्रेडिट में एंट्री उसकी दी जाती है। यहाँ पर आप करंट अकाउंट के बारे में और अच्छे से जान सकते हैं। करंट अकाउंट में ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विस एंड ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट्स, तो ये दोनों इनविजिबल कंपोनेंट हैं करंट अकाउंट के, और ये विजिबल में सिर्फ गुड्स आते हैं यानी फिजिकल जो दिखते हैं। विजिबल ट्रांजेक्शन्स में जैसा कि मैंने आपको बताया गुड्स और फिजिकल आइटम्स ही आते हैं, जबकि इनविजिबल आइटम्स में जितनी भी सर्विसेज होती हैं, रेमिटेंस होते हैं, सर्विसेज यानी कि जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टूरिज्म। जब भी कोई देश का बाहर का नागरिक हमारे देश में घूमने आता है, उसके घूमने में जो भी पैसा खर्च कर रहा है किसी भी देश में, तो वो हमारे लिए एक प्रकार से करंट अकाउंट में आने वाला पैसा ही है, और उसे हम इनविजिबल अकाउंट में काउंट किया जाता है उसे। और इसी प्रकार से जब भी हमारे देश का कोई व्यक्ति बाहर विदेश में जाकर कोई भी सॉफ्टवेयर सर्विसेज दे रहा है, और जितनी भी सर्विसेज होती हैं, शिपिंग, बैंकिंग, इस प्रकार की सर्विसेज से जो भी हमें आमदनी होती है, तो उसे हम करंट अकाउंट में काउंट करते हैं। और रेमिटेंस यानी कि हमारे देश से काफ़ी लोग जैसे बाहर जाकर सऊदी अरेबिया, यूएई में काफ़ी सारे लोग रहते हैं और वहाँ पर काम करके जो पैसे कमाते हैं अपनी फैमिली के लिए भारत देश में भेजते हैं वापस। तो
उसे भी करंट अकाउंट में काउंट किया जाता है। और ग्रांट्स यानी कोई भी देश या कोई संस्था, IMF, वर्ल्ड बैंक अगर हमें कुछ पैसा दे रही है मदद के रूप में, जिसे हमें वापस करना नहीं होगा, जो कि एक लोन नहीं होता है, उसे ग्रांट्स कहते हैं, और वो भी इनविजिबल कंपोनेंट है करंट अकाउंट का ही। बैलेंस ऑफ ट्रेड, इसमें जो भी विजिबल कंपोनेंट्स होते हैं करंट अकाउंट के, उसे काउंट किया जाता है, और ये करंट अकाउंट का ही एक पार्ट होता है। तो इसमें जो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होते हैं उसका नेट ट्रांजेक्शन्स काउंट किए जाते हैं, यानी कितना इंपोर्ट हुआ और कितना एक्सपोर्ट हुआ उसका जो टोटल हम काउंट करते हैं, तो उसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड हमें पता चलता है। यानी अगर हमने इंपोर्ट ज़्यादा किया है और एक्सपोर्ट कम किया है तो हमारे पैसे बाहर ज़्यादा खर्च हुए हैं जितना कि हमने कमाया है, यानी हमारा अकाउंट डेफिसिट में चल रहा है, यानी घाटे में चल रहा है। और सरप्लस यानी हमने कितना इंपोर्ट किया, अगर इंपोर्ट हमने कम किया है मतलब मंगाया कम है और एक्सपोर्ट ज़्यादा किया है, उस स्थिति में हमारे पास सरप्लस होगा, यानी फ़ायदे में हम होंगे। तो ये बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाता है। अब आते हैं हम कैपिटल अकाउंट में। इसमें कोई विजिबल और इनविजिबल कंपोनेंट्स नहीं होते हैं, और बस कैपिटल अकाउंट एक रिकॉर्ड है जिसमें हमारे देश में हुई आमदनी और खर्च उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। यानी जो भी इनफ्लोज हुए हैं और आउटफ्लोज हुए हैं, इनफ्लोज यानी आना और आउटफ्लोज यानी जाना, तो जो भी कंट्रीज से हमारे इनफ्लोज आउटफ्लोज हुए हैं उसका रिकॉर्ड कैपिटल अकाउंट में रखा जाता है। तो कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है, किस चीज़ का इनफ्लोज और आउटफ्लोज की हम बातें कर रहे हैं वो हम देखते हैं। तो कोई भी स्टॉक्स, बॉन्ड्स, बैंक अकाउंट्स, रियल एस्टेट में हम जो भी खर्च कर रहे हैं या फिर उनसे कमा रहे हैं उसे हम यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में काउंट करते हैं। कैपिटल इनफ्लो में क्या क्या चीज़ें आती हैं, और जब भी कैपिटल इनफ्लो होता है उसे हम क्रेडिट, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया, किसी चीज़ की हमारी जो कमाई होती है उसे क्रेडिट में काउंट किया जाता है। तो हमारी कमाई कैसी होती है, FDI और FPI से। FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसमें कि कोई भी कंपनी अगर विदेश की हमारे देश में आकर काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही है और लॉन्ग टर्म के लिए कर रही है, थोड़े बहुत समय के लिए नहीं, लंबे समय के लिए कर रही है, जैसा कि फेसबुक और गूगल ने रिलायंस जियो में अभी काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट किया है, और वो लॉन्ग टर्म की सोच के साथ किया है। बट इन अदर हैंड जो FPI और FII होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है, उसमें जो भी व्यक्ति या कंपनी होती है वो सीमित समय के लिए ही, कुछ छोटे समय के लिए ही इन्वेस्टमेंट करती हैं और जल्दी से अपना पैसा लेकर भागने की फिराक में रहती हैं। तो इन दोनों में यही अंतर है। फिर इसके बाद आता है जो भी लोन्स हमारी गवर्नमेंट लेती है किसी भी दूसरी कंट्री से या फिर IMF या वर्ल्ड बैंक से लेती है, तो उसमें भी हमारे पास पैसा एक प्रकार से आ ही रहा है, तो उसे भी हम कैपिटल इनफ्लो में काउंट करते हैं। और जो NRIs होते हैं, जो हमारे देश के नागरिक बाहर जाकर बस गए हैं, यहाँ आकर भारत में आकर अपना अकाउंट खोलते हैं और उसमें पैसा डिपॉजिट करवाते हैं, तो उसे भी हम कैपिटल इनफ्लो में काउंट करते हैं। और अब कैपिटल आउटफ्लो यानी कि हमारा जो खर्च है वो कैसे हो रहा है, उसे हम डेबिट में काउंट करते हैं। और कैसे होता है, तो अगर गवर्नमेंट है हमारी, वो इन्वेस्टमेंट कर रही है किसी भी बाहर के देश की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स में, तो हमारे देश से जो पैसा जा रहा है उसे हम आउटफ्लो में काउंट करते हैं। जैसा कि आमतौर पर US की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं काफ़ी सुरक्षित और लाभदायक मानी जाती है, इसलिए काफ़ी सरकारें उसमें इन्वेस्टमेंट करती हैं। तो हमारे देश की भी सरकार उसमें इन्वेस्टमेंट करती है, और जब वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो पैसा हमारे देश से बाहर जा रहा है, इसलिए उसे कैपिटल आउटफ्लो में काउंट किया जाता है। और इसी प्रकार से अगर हम किसी फॉरेन कंट्री को लोन दे रहे हैं, जैसे कि हम मालदीव्स और बांग्लादेश, श्रीलंका, इन लोगों को लोन देते रहते हैं, तो ये जो हमारा पैसा जा रहा है उसे हम कैपिटल आउटफ्लो में काउंट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है, जैसा कि मैंने आपको सब बता चुका हूँ। तो यहाँ से आपकी कैपिटल और करंट अकाउंट की काफ़ी क्लैरिटी आपको आ चुकी होगी। इसके बाद फिर से हम शुरुआत के टॉपिक पर जाते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। यहाँ से अब आपको सारा क्लियर हो गया होगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे काउंट की जाती है। तो जो कैपिटल अकाउंट होता है और करंट अकाउंट होता है, उन दोनों का नेट बैलेंस जो हम निकालते हैं, उसके बाद हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट पता चलता है, यानी कितना रुपया हमने बाहर दिया और कितना रुपया हमने बाहर से कमाया, उन दोनों का जो अंतर आता है उसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। यानी कि करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का नेट हम निकालते हैं। फॉर एग्जांपल, इंडिया में आमतौर पर जो करंट अकाउंट होता है वो डेफिसिट में जाता है, यानी हम इंपोर्ट ज़्यादा करवाते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं।
तो वो हमारा हमेशा डेफिसिट में ही आता है, यानी इसमें हमें घाटा होता है। और आमतौर पर जो कैपिटल अकाउंट होता है वो हमारा काफ़ी फ़ायदे में चलता है, क्योंकि हमारा देश डेवलपिंग कंट्री है और काफ़ी बाहर से फॉरेन कंट्रीज़ के जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो यहाँ पर आकर काफ़ी इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए ये हमारा सरप्लस में होता है। तो जब हम कैपिटल अकाउंट में से करंट अकाउंट का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमारे पास तो जो भी हमारे पास अमाउंट बचता है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। फॉर एग्जांपल, अगर कैपिटल अकाउंट में हमने $5 बिलियन कमाया है, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, जो कि पॉजिटिव में है यानी सरप्लस में है, और करंट अकाउंट में हमारा डेफिसिट हुआ है $10 बिलियन, मतलब कि $10 बिलियन का हमने अधिक खर्च किया है बाहर के देशों पे, तो इससे जो बैलेंस निकल के आएगा वो हो जाएगा $5 बिलियन, वो भी नेगेटिव में, यानी कि जो हमारा बैलेंस है वो नेगेटिव में चल रहा है। तो इससे क्या पता चलता है हमें, अगर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो वैल्यू आती है अगर वो पॉजिटिव में आती है तो इसका मतलब होता है कि हमने बाहर से ज़्यादा पैसा कमाया है, यानी जो फॉरेन करेंसीज है वो हमारे देश में ज़्यादा आई है। तो ज़्यादा करेंसी आएगी यानी डॉलर ज़्यादा आएगा हमारे देश में, तो उससे डॉलर की जो सप्लाई होगी वो बढ़ जाएगी मार्केट में, और सप्लाई बढ़ना यानी कि उस चीज़ की वैल्यू कम हो जाना। तो डॉलर की वैल्यू जब कम हो जाएगी तो जो इंडियन रुपीज़ होगा वो ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा उसके मुकाबले। तो इंडियन रुपीज़ की वैल्यू जब स्ट्रांग होगी तो इससे क्या होगा, जो इंडियन एक्सपोर्टर्स होंगे उन्हें नुकसान झेलना पड़ेगा काफ़ी, इसलिए एक्सपोर्टर्स के लिए इंडियन रुपीज़ की वैल्यू बढ़ना काफ़ी अच्छी बात नहीं होती है। और उसे इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, यानी कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है उसे जीरो यानी इक्विलिब्रियम में लाने के लिए जो आरबीआई होती है वो इंटरवीन करती है और जो डॉलर होता है मार्केट में उसे खरीद लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे कि जो सप्लाई होती है डॉलर की वो पहले जितनी हो जाती है और उसकी जो कीमत है वो फिर से पहले जितनी हो जाएगी। इससे जो इंडियन रुपीज़ है वो फिर से स्ट्रांग होने की बजाय अपनी पुरानी पोजीशन में आ जाएगा और एक्सपोर्टर्स को लॉस नहीं झेलना पड़ेगा। बट इन केस जो कि हमेशा इंडिया के साथ होता है कि जो BOP यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो नेगेटिव में उसकी वैल्यू आती है, तो जो इंडियन रुपीज़ है इससे क्या होगा, उसकी वैल्यू कम होगी, क्योंकि अगर नेगेटिव में आ रही है इसका मतलब हमारे देश से जो डॉलर है मार्केट में जो भी डॉलर था वो चला गया है बाहर, और बाहर जाने के कारण जो डॉलर की सप्लाई है वो काफ़ी गिर गई है, और डॉलर की सप्लाई गिरना यानी कि डॉलर ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा और उसके मुकाबले भारत का जो रुपया है वो कमज़ोर हो जाएगा, और उसके कमज़ोर होने से जो इम्पोर्टर्स होते हैं उन्हें काफ़ी लॉस झेलना पड़ेगा। जैसा कि हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं तो अब हमारे रुपये की जो वैल्यू कम हो जाएगी तो हमें ज़्यादा रुपये चुकाने होंगे, यानी कि ₹50 का अगर $1 आता था तो अब ₹70 का $1 आने लगेगा और हमें काफ़ी ज़्यादा कीमत चुकानी होगी उतने ही डॉलर खरीदने के लिए। इससे इम्पोर्टर्स को काफ़ी लॉस होता है, और अगर इसे इक्विलिब्रियम में लाना है, फिर से पुरानी स्थिति में लाना है, तो आरबीआई को इंटरवीन करना होगा, और आरबीआई काफ़ी सारे डॉलर्स अपने जो फॉरेन रिजर्व होते हैं उससे मार्केट में रिलीज़ कर देगी उसे, जिससे कि डॉलर की जो सप्लाई होगी वो फिर से बढ़ जाएगी और इंडियन रुपीज़ पुरानी पोजीशन में फिर से वापस आ जाएगा। तो इतना सिग्निफिकेंट होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट यहाँ पर, ये हमने जाना, और सारी कंट्रियाँ चाहेगी कि जो उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो हमेशा इक्विलिब्रियम में यानी कि जीरो ही आए। अब BOP क्राइसिस की बात कर लेते हैं थोड़ी जाते जाते, जिसमें आपने काफ़ी बार सुना होगा कि 1991 में जो भारत में जब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी तब काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसकी क्राइसिस आ गई थी, फॉरेन रिजर्व काफ़ी कम हो गया था। तो यह वही स्थिति बनी थी जब हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में काफ़ी ज़्यादा डेफिसिट आ गया था, यानी कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की वैल्यू आती है वो नेगेटिव में चली गई थी काफ़ी ज़्यादा। इससे क्या हो रहा था कि जो हमारा फॉरेन रिजर्व है उससे हमें काफ़ी ज़्यादा डॉलर रिलीज़ करने पड़ रहे थे मार्केट में, और हमारा जो फॉरेन रिजर्व था वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था, और उसके कम होने की वजह से हमारे ऊपर जो बाहर के जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो उनका भरोसा हमारे ऊपर ख़त्म हो गया था कि क्या हम उन्हें पैसे वापस कर पाएंगे या नहीं, इसलिए हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट भी होना कम हो गया था, और जो FDI आनी चाहिए थी वो आ नहीं रही थी। इससे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट और भी नेगेटिव वैल्यू में चला गया। इससे हमारा फॉरेन रिजर्व काफ़ी गिर गया था उस समय, और हमें मजबूरी में IMF से लोन लेना पड़ा था, और उन्होंने काफ़ी सारी कंडीशन रखी थी उसमें, जिसमें कि LPG रिफॉर्म आपने काफ़ी बार सुना होगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। और फॉरेक्स रिजर्व के बारे में भी आपको बता दूं, फॉरेक्स रिजर्व कुछ नहीं, फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें उसमें रखी जाती हैं। फॉरेन करेंसी सबसे ज़्यादा मात्रा में रखी जाती हैं, जिसमें कि डॉलर, यूरो एंड पाउंड जो भी करेंसीज होती हैं, मेनली डॉलर्स रखी जाती हैं इसमें।
और उसके बाद आता है गोल्ड, फिर SDR यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो कि IMF में हमारे होते हैं, फिर आता है रिवर्स ट्रेंड्स जो कि सेलेबल एक कमोडिटी होती है, यानी कि समझ लीजिए आप कि जो IMF में हमारा एक कोटा होता है उसमें एक इमरजेंसी यूज़ के लिए रिवर्स ट्रेंड्स रखा जाता है, जिसे इमरजेंसी के वक्त में आने पर हम बेच सकते हैं और उससे आए हुए पैसों का हमारे देश में यूज़ किया जा सकता है इम्पोर्ट के लिए, जो भी इंटरनेशनल ट्रेड करना है हमें। जो भी देश का सेंट्रल बैंक होता है यानी हमारे देश में RBI, वो इस फॉरेक्स रिजर्व को संभालता है। और अभी इंडिया का फॉरेन रिजर्व हाई लेवल पे पहुंच चुका है, काफ़ी $590 बिलियन के लगभग पहुंच चुका था, क्योंकि जो लॉकडाउन लगा है, जो कोरोना क्राइसिस आया हुआ है, उसके कारण काफ़ी कम हो गया है हमारा इंपोर्ट, और इंपोर्ट कम होने की वजह से जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो काफ़ी पॉजिटिव में जा रहा था। तो पॉजिटिव में जाने की का सीधा सीधा मतलब होता है जो बाहर के डॉलर होते हैं उसे एब्जॉर्ब करना होता है RBI के द्वारा, तो इसलिए हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो बढ़ते जा रहा है। तो आशा करता हूँ कि सबके साथ मैंने आपकी काफ़ी मदद की होगी इस टॉपिक को समझने में। तो स्टे होम एंड स्टे सेफ एंड सब्सक्राइब माय चैनल नॉलेज अनलिमिटेड। थैंक यू।